Hello everyone, welcome to ISPCS Mentor. I am Rajesh and again warm welcome to the Hindu Daily News Analysis Session. I hope आप सब बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में अपने पूरे दिल जान से लगे होंगे और इसी में आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है और इसी करंट अफेयर की सेक्शन को एक अपनी डीपली अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम लेके आते हैं डेली द हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस सेशन। तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती हैं। तो पहली न्यूज़ हम देखते हैं जो आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है, वह होती है क्या, विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई अगली विधानसभा में भी जारी रह सकती है। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि जो अगर प्रिविलेज क्या होता है, अगेंस्ट प्रिविलेज के कोई मोशन आता है तो जैसे क्या होता है, विधानसभा खत्म होने के बाद उसकी कार्रवाई खत्म हो जाती है, तो उसी में हाई कोर्ट का कहना है कि आगे भी जारी रह सकती है। नेक्स्ट जो दूसरी न्यूज हो जाती है वो न्यूज है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है किसके रिकॉर्डिंग, कि अगर कोई स्टेट के लॉ है उसको क्या कर सके, परफॉर्मेंस ऑडिट कर सके, उसका क्या कर निष्पादन ऑडिट करने का निर्देश दे सकती है। तीसरी न्यूज हो जाती है तरंग शक्ति, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज तरंग शक्ति के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द मसाई कम्युनिटी, तंजानिया में जो हजारों मसाई कम्युनिटियों का क्या किया जाएगा, ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट आज देखेंगे एक सूचकांक, 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जो 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स है, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जो आज का एडिटोरियल है वो बेस्ड है कि कैसे एआई के रेगुलेशन की बात हो और कैसे हम एआई के थ्रू अपने कल्चरल हेरिटेज जो होते हैं हमारे, उनको हम एआई के थ्रू कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इसको देखेंगे। नेक्स्ट आज के स्टैटिक पार्ट में होगा नाटो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला डिस्कशन। तो जो हमारी पहली न्यूज होती है, प्रिविलेज ब्रीच प्रोसीडिंग, क्या होती है, प्रिविलेज ब्रीच प्रोसीडिंग अगेंस्ट एमएलए कैन कंटिन्यू इन नेक्स्ट असेंबली मद्रास हाई कोर्ट। दोस्तों इसके पहले हम इशू को समझते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग है, और इसके पहले अभी जो न्यूज में क्यों है कि अभी मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर हम बात करते हैं, मद्रास हाई कोर्ट की यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई प्रिविलेज ब्रीच, जो अगर हम प्रिविलेज ब्रीच मतलब विशेषाधिकार, कोई भी अगर जैसे हम बात करें कि कोई विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही केवल सदन तक ही नहीं रहेगी। जैसे आपको पता है कि जो एक टर्म का कार्यकाल होता है कितने 5 वर्षों को होता है, और वो 5 वर्ष पूरे होने के बाद सपोज करते हैं कोई, ये अगर हम पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों है, तो दोस्तों ये 2017 का केस हो जाता है, 2017 का केस हो जाता है। तो 2017 के केस में क्या था दोस्तों, 2017 में जो तमिलनाडु की असेंबली में कुछ माननीय हमारे जो विधायक जी हैं, वो विधायक जी लोग क्या कर रहे हैं, अप्रॉक्स 20 विधायक थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो असेंबली में वहां पे गुटखा लेके आ गए थे। और दोस्तों ये जो गुटखा है ये क्या है, बैन है, असेंबली में क्या है, बैन है, अभी बैन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो असेंबली है उसकी क्या विशेषाधिकार का हनन हो रहा है। तो इसी के रिलेटेड क्या था, ये 2017 का केस है। अब इसमें जैसे ये अगर कोई हम यहाँ पे समझेंगे कि विशेषाधिकार हनन क्या होता है और विशेषाधिकार हनन के हम कहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है और क्या विशेषाधिकार क्या है, ये सारी जो फैक्ट होते हैं आपके एग्जाम फैक्ट और इसके कॉन्सेप्ट हमको समझना जरूरी हो जाता है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी हो जाते हैं। तो देखते हैं, तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं, एक पेज ले लेते हैं। तो ये बात हो गई है विशेषाधिकार की कार्रवाई। तो हमने देखा हाई कोर्ट ने क्या कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि ये सदन जो बात है कि जैसे सदन की जो कार्यकाल है वो समाप्त होने के बाद भी, सदन का अगर हम बात करें कि कार्यकाल अगर समाप्त हो जाता है तो उसके बाद भी हम ये क्या कर सकते हैं, इस पे कार्यवाही हो सकती है। ये तो बात हुई अभी लेटेस्ट की। अब इसके बात करते हैं, इसके पहले हम जान लेते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार होता क्या है। तो संसदीय विशेषाधिकार की जब हम बात करते हैं, संसदीय विशेषाधिकार होता क्या है, इसको हम जान लेते हैं। तो दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यह संविधान में इसके रिलेटेड क्या प्रावधान है, संविधान में क्या प्रावधान है। तो संविधान के प्रावधान देखते हैं। तो संविधान में जो पार्लियामेंट और जैसे हम बात करें संसद, पार्लियामेंट
और राज्य विधानसभा, राज्य जो है विधानसभा, राज्य विधानसभा, उनके लिए अलग अलग बात की गई है। तो जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में अनुच्छेद आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 122 में विशेषाधिकार है। वहीं राज्य विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो राज्य विधानसभा में आर्टिकल 194, आर्टिकल 194 और आर्टिकल 212 में विशेषाधिकार का उल्लेख है। तो अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 105 में किस बात का उल्लेख है। तो आर्टिकल 105 फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, मतलब जो भी सांसद या विधायक होते हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट है तो सांसद की बात करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के मतलब संसद के अंदर वो जो वक्तव्य दे रहे हैं, वो जो अपने बोल रहे हैं, उनके लिए वो कोई लाइबल नहीं है, उनको क्या है, इस फ्रीडम है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोलना मतलब अपनी बातों को रख सकते हैं, उनके जो बातें कही गई उन बातों पर क्या लीगल क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकते हैं। ये आर्टिकल 105 में दिया गया है। वहीं पे 122 में क्या कहा गया है कि जो उनकी वैलिडिटी, आप यहाँ पे उनकी हम बात करते हैं कि जो वहाँ पे प्रोसीडिंग हो रही है, वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग की वैलिडिटी को जो वहाँ पे जो बता रहे हैं संस्था में विशेषाधिकार है, जो मतलब उनकी कार्यवाही चल रही, उसकी प्रोसेसिंग में जुडिशियल क्वेश्चन नहीं हो सकता, जुडिशियल क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये बात की जा रही है किसमें, 122 में। वहीं सेम चीज 100 जो विधानसभा के लिए 194 में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है, और 212 में क्या बात की गई है कि जो उनकी कार्यवाही है, प्रोसीडिंग है, उस पर हम जुडिशियल क्वेश्चन नहीं कर सकते, उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया संसदीय विशेषाधिकार। दोस्तों संसदीय जो विशेषाधिकार है या कि हम स्पेशल प्रिविलेज की बात कर रहे हैं, वो एक तो व्यक्तिगत लेवल पे है, एक दूसरा कलेक्टिव लेवल पे है। तो उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम प्रिविलेज की बात करते हैं तो जो प्रिविलेज है, प्रिविलेज की बात करते हैं, तो प्रिविलेज एक व्यक्ति, जैसे आप एक सपोज आप एक सांसद हैं तो एक व्यक्तिगत भी है, तो एक क्या हो गया, एक इंडिविजुअल है, एक आपको इंडिविजुअल प्रिविलेज है, और दूसरा प्रिविलेज क्या हो गया, दूसरा कौन सा है, कलेक्टिव है। दूसरा कलेक्टिव प्रिविलेज भी है आपके पास, दूसरा कलेक्टिव है। कलेक्टिव मींस एक सदन का प्रिविलेज भी है। अब हम व्यक्तिगत, अगर हम इंडिविजुअल की बात करते, इंडिविजुअल क्या बात करते कि यहाँ पे क्या प्रिविलेज मिला हुआ है, क्या विशेषाधिकार मिला हुआ है। तो इंडिविजुअल की बात करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी अगर सांसद या विधायक हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कब, बिफोर अगर सेशन चलने वाला है तो उस सेशन के बिफोर 40 डेज, 40 दिन तक, ना तो पहले और सेशन के एंड होने के 40 दिन बाद तक उनको क्या है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये पहला प्रिविलेज हो जाता है, व्यक्तिगत लेवल पे हम प्रिविलेज की बात कर रहे हैं। दूसरा अगर बात करें तो जो उनका पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पार्लियामेंट या कि हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर में, जो वो स्पीच दे रहे हैं, इस स्पीच के लिए कोर्ट में कोई नहीं जा सकता। उनकी जो बातें हैं उसके रिगार्डिंग वो कोर्ट में उसके लिए नहीं जा सकते, कोर्ट में बात नहीं की जा सकती। ये हो गया। और क्या है, अगर वहीं पे कलेक्टिव बात करें कि कलेक्टिव फ्रीडम की क्या बात है, तो यहीं पे कलेक्टिव फ्रीडम की बात आती है। तो कलेक्टिव में है कि जो कार्यवाही चल रही है उस कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, पब्लिशिंग की अथॉरिटी केवल उस सदन के पास है, कोई बाहर का व्यक्ति उसकी रिकॉर्डिंग या पब्लिशिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बात आ गई राइट टू पब्लिश किसको है, उस सदन को है। तो ये भी एक विशेषाधिकार हो गया। उनकी कही हुई बातों को बाहर सदन के अनुमति के बिना हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते या कि बाहर प्रदर्शित नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। दूसरा हो जाता है कोई भी बाहरी व्यक्ति है, कोई भी स्ट्रेंजर है, उसको हम, उसके पास क्या है, पावर है सदन के पास, उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। कोई स्ट्रेंजर है, उसको अनुमति होगी सदन में आने की कि नहीं होगी, है तो उसको बाहर कर सकते हैं। ये भी विशेषाधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कोई भी जो प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई भी जो लॉ है या कानून बनाने की जो शक्ति है वो भी मिल जाती है। कहाँ पे, यहाँ पे ये केवल सदन ही उत्तरदायी होगा उस प्रोसीडिंग के लिए, वो जो सेशन होगा उसके लिए सदन ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि अगर कोई हाउस चल रहा है तो हाउस के मेंबर में कोर्ट की इंक्वायरी नहीं हो सकती, कोर्ट उस पर क्या कर सकता, इंक्वायरी नहीं कर सकता, कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार में व्यक्तिगत विशेषाधिकार और
कलेक्टिव विशेषाधिकार को देख लेते हैं। अब बात आती है कि इस विशेषाधिकार जो हनन हो रहे हैं उससे रिलेटेड कंसर्न क्या है, चुनौतियां क्या क्या है हमारे पास। अगर हम कंसर्न की बात करें तो इसके लिए कंसर्न क्या है, तो पहली बात आती है कि इसका क्या है, इसमें अगर विशेषाधिकार है वो क्या अकाउंटेबिलिटी को डिसाइड नहीं कर सकता। अगर हम बात करें कि एक जो ये जनप्रतिनिधि हैं ये क्या होने चाहिए, अकाउंटेबल होने चाहिए, तो अकाउंटेबिलिटी को नहीं शो करता, क्योंकि इनकी कही हुई बातों को हम क्या उनकी बातों को आधार नहीं बना सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और इनके लिए एक तरह से अकाउंटेबिलिटी के लिए एक इनकी अकाउंटेबिलिटी एक क्या हो जाता है, कंसर्न का विषय हो जाता है। दूसरा क्या है, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जैसे आपको बता कि हमारा क्या है, एक फ्रीडम टू स्पीच एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग क्या है, लॉ में समान है। बट यहाँ पे इनको प्रिविलेज क्या कर रहा है, ये ब्रीच कर रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ को ब्रीच कर रहा है। तो एक तरह से हम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। दूसरा इसमें और क्या कंसर्न का विषय, इसमें कई बार देखा जा रहा है कि ये जो प्रिविलेज है इसको मिसयूज किया जा रहा है। अब मिसयूज किस में, कई बार जो संसद या कि जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ऑफेंसिव कमेंट किए जाते हैं, क्योंकि जो कमेंट होते हैं उस कमेंट को वो बेस बना के कोर्ट में नहीं जा सकते, तो इसका एक तरह से ये मिसयूज करते हैं, कई एक दूसरे के विपक्ष के प्रति ऑफेंसिव कमेंट करते हैं। दूसरी हम देखते हैं कि कई बार देखा जाता है कि एक दूसरे पर वो क्या करते हैं, बेसलेस एलिगेशंस लगाते हैं, बेसलेस एलिगेशंस लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, मिसयूज हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रिविलेज मिला हुआ है उस पे कंसर्न की क्या बात है, ये चीज कंसर्न हो जाती है। अब बात आती है कि ये प्रिविलेज में जैसे हमने बात कि विशेषाधिकार हनन कब हम मानते हैं कि विशेषाधिकार हनन है, मतलब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किसे कहेंगे, प्रिविलेज को ब्रीच किसे कहेंगे। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए हम देखते हैं, अगर बता रहे हैं कि संसद में कोई कार्य चल रहा है, संसद की कोई क्या चल रही है, कार्यवाही चल रही है, उसमें कोई सदस्य के द्वारा क्या डाला जाता है, कोई बाधा डाली जाती है, तो ये क्या हो गई, ये ब्रीच हो गई। और अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अगर सदस्य की जो अपनी ड्यूटी है, सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, एक तरह से ये भी क्या हो जाता है, ब्रीच हो जाता है। नेक्स्ट, अगर कोई सदन में हम बताएं कि सदन में जो चर्चा हो रही है उसकी जिम्मेदारी किस पे, कलेक्टिव रूप से विशेषाधिकार है, बट वहां की कार्यवाही को कोई बाहर जाके पब्लिश करता है, तो ये क्या हो जाता है, इसको भी क्या विशेषाधिकार का हनन माना जाता है। तो इस तरीके से चीजें हो गई विशेषाधिकार के हनन से। अब बात आती है कि इसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकते, क्या चीजें होनी चाहिए जो इसके ब्रीच को हम रोक सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात यहां पे आती है, कई बार कहा जाता है कि जो हमारे प्रिविलेजेस हैं वो क्लियरली मेंशंस नहीं है, मतलब हमारे पास कोई कोडिफिकेशंस नहीं है, कोई कोडिफिकेशन नहीं की ये आपका प्रिविलेज है और इससे बियॉन्ड जाते हैं तो आपका प्रिविलेज नहीं है। तो नीड हो जाती है यहीं पे कोडिफिकेशन की, कि एक कोडिफिकेशन की जरूरत हो जाती है, कि इसके लिए पार्टिकुलर कोड बनाने की जरूरत हो जाती है, एक कोड होती है। इसी के लिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि जैसे हम बात करें, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं या यूके की बात करते हैं, यहां पे प्रिविलेज को क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेज होंगे। हमारे यहाँ कोई ऐसा कोडिफिकेशन नहीं है, तो वे फॉरवर्ड में हम कह सकते हैं कि एक हम क्लियर स्ट्रिक्ट वे पे अगर प्रिविलेजेस गिवन हो तो वहां पे ब्रीच होने की पॉसिबिलिटी, अगर ब्रीच होती है तो उसके लिए उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा तंत्र बनाएं जिसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो, ट्रांसपेरेंसी बनाए। जब ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी तो सब लोग जो वो कमेंट कर रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं, वो लोग, जनता उसके प्रति अवेयर होगी, तो ट्रांसपेरेंसी होगी, तो नहीं होगा। नेक्स्ट बात होती है कि वो अकाउंटेबल बनाया जाए। इसके लिए और क्या किया जाए, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाए, मोर अकाउंटेबल बनाया जाए। ये हो गया हमें वे फॉरवर्ड, जिसके थ्रू हम ये जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है इसको रोक सकते हैं। तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ जाते हैं। ये कुछ डिस्कशन दिया हुआ है जहां पे आप इसको हमने डिटेल में देख लिया है, और कुछ होता है तो आप देख लीजिएगा। ये रहा पीवी 2014 का क्वेश्चन जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, ये जुडिशरी कैन डायरेक्ट गवर्नमेंट टू कंडक्ट परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ इट्स लॉ। ये बात हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशरी क्या कर सकती है, कोई निर्देश दे सकती है कि कोई भी गवर्नमेंट, अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ है जो
मतलब जो बनने के बाद वो इनएक्टिव, इनएक्टिव मींस जिस उद्देश्य से बना हुआ है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए एक हम परफॉर्मेंस ऑडिट करने का निर्देश दे सकता हूं। वहीं पे बात हुई और ये सुनवाई चल रही थी, डिफरेंट जो काम उस पे सुनवाई चल रही थी, पर मेनली जो ये सुनवाई किस पे बात हुई, किसका केस था, तो ये महाराष्ट्र स्लम एरियाज इंप्रूवमेंट, किसका केस था, महाराष्ट्र स्लम एरिया इम्प्रूवमेंट 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 क्लियरेंस डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट एक्ट की सुनवाई चल रही थी, इसकी सुनवाई चल रही थी। इसी के लिए उन्होंने गाइडलाइन दिया है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इस लॉ की पार्टिकुलर जो लॉ है उसकी हम परफॉर्मेंस ऑडिट, सरकार को निर्देश है कि उसकी क्या करे, परफॉर्मेंस ऑडिट करे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये परफॉर्मेंस ऑडिट है क्या, किसी भी कानून की परफॉर्मेंस ऑडिट है क्या और इससे क्या लाभ होते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट क्यों है, क्यों किया जा रहा है, कोई भी किसी भी लॉ है, अगर हम बात करते हैं कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ है, कोई भी विधिक कानून है, अगर हम बात करते हैं कोई भी विधिक क्या है, कानून है, इसकी परफॉर्मेंस ऑडिट मतलब इसकी परफॉर्मेंस ऑडिट करने की बात की जा रही है, परफॉर्मेंस ऑडिट। अब ये परफॉर्मेंस ऑडिट का उद्देश्य क्या होगा, क्या उद्देश्य होगा, परफॉर्मेंस ऑडिट का क्या लाभ होगा, तो यह क्या कहना है कि इसको क्या बनाने के लिए, कोई भी कानून को उसकी इफेक्टिव बनाने के लिए और इफेक्टिव और इफिशियंट बनाने के लिए, और क्या है, इफिशियंट बनाने के लिए परफॉर्मेंस मतलब और प्रभावकारी और उत्तरदायी बनाने के लिए परफॉर्मेंस ऑडिट की बात की जा रही है। और ये बात होती है कि परफॉर्मेंस ऑडिट में होगा क्या, एक परफॉर्मेंस ऑडिट में होगा क्या, तो जो परफॉर्मेंस ऑडिट में जो कोई भी लॉ है उस लॉ को क्या किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, इवैल्यूएशन होगा, उसका मूल्यांकन होगा, इवैल्यूएशन होगा। अब इवैल्यूएशन में क्या होगा दोस्तों, तो इवैल्यूएशन में देखा जाएगा कि जब एक कानून बनाया गया था तो उसका जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव था, मींस उस समय का जो उसका उद्देश्य था, क्या उस उद्देश्य को ये फुलफिल कर रहा है, क्या इस उद्देश्य से बनाया गया था ये कानून उसकी पूर्ति कर रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि क्या इसका जिसको बेनिफिट देना था उस तक इसका बेनिफिट पहुंच रहा है क्या इस कानून का। और देखेंगे और इसका क्या उद्देश्य होगा, और इसका उद्देश्य होगा कि इसमें अगर नहीं पहुंच रहा तो इसमें क्या कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स क्या है, उन कमियों को क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये हो गया क्या, परफॉर्मेंस ऑडिट हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, जैसे अगर हम बात किए कि हम परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे तो इसका महत्व क्या हो जाएगा, इसको देखना है हमको, तो इसका महत्व क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात कि कोई भी कानून बना है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, क्या होगी, इंश्योर होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। और बात करें कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर के बाद और क्या हो सकता है, तो और हम देखेंगे तो ये क्या होगा, और वो इंप्रूव होगा, उसका क्या होगा, अगर इंप्रूव होगा इफेक्टिवनेस, उसकी प्रभावकारिता कितना इफेक्टिव है वो और इफेक्टिव बनेगा। और बात करते हैं और क्या होगा, और अगर हम बात करें तो उसके अलावा क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंसी को बनाएगा, कोई भी कानून है उसमें जो कमियां है, जो गोपनीयता, उसको हटा के और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो फाइनली ये जस्टिस को और ले जाएगा और न्याय को और न्याय की ओर ले जाएगा। तो ये हुआ न्यूज, यहां पे बात किया गया कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी विधिक कानून को क्या कर सकता, ऑडिट करने का निर्देश दे सकता। हमने देखा कि परफॉर्मेंस ऑडिट होता क्या है और उसका महत्व क्या है, ये हुई बातें। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे हम आ जाते हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट न्यूज हो जाती है वो हो जाती है, ये न्यूज हम देख लेते हैं क्या है, ये इंडियन एयरफोर्स किसकी बात हो जाती है, इंडियन एयरफोर्स की क्या हो जाती है, इंडियन फोर्स की ये जो बात हो रही न्यूज है ये किसकी, तरंग शक्ति एक्सरसाइज की है, किसकी, तरंग शक्ति एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं। तरंग शक्ति एक्सरसाइज किसकी है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि किसकी एक्सरसाइज है, तो ये इंडियन एयरफोर्स की है। दूसरी किस देशों के बीच हो रही है, तो ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, कैसी है, मल्टीलैटरल है, मतलब इसमें बहुत सारे देश भागीदार है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश भागीदार हो रहे हैं इसमें, ये बात हो रही। नेक्स्ट
अगर हम बात करें कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं तो देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। कोई भी एक्सरसाइज होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, कोई भी एक्सरसाइज हो रहा है, यहाँ पे हम किसकी देख रहे हैं, तरंग शक्ति की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, तरंग शक्ति की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात क्या हो जाती है कि ये एक तरह से मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाता है विभिन्न देशों के मध्य। क्या बात करते हैं, मिलिट्री कोऑपरेशन, कोऑपरेशन को बढ़ाता है, मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाता है, ये हो गया। दूसरी हम बात करें अगर, तो ये कई देशों के साथ जो कोलैबोरेशन हम करते हैं तो कोलैबोरेशन को बढ़ाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल, जो टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट होता है अन्य देशों के, उनसे हमको जानकारी मिलती है, ये हो गया। और अगर हम बात करते हैं तो और क्या होता है हमको, तो और इसके बाद हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, और मिलिट्री कैपेबिलिटीज का पता चलता है, कैपेबिलिटीज का पता चलता है। तो इस तरीके से हमारे देश के लिए क्या हो जाता है, कोई भी एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब हम तरंग शक्ति के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तरंग शक्ति एक्सरसाइज, तरंग शक्ति हमने बताया कि मल्टीलेटरल है। तो मल्टीलेटरल है तो इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं, तो इसमें 18 देश, 18 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये हो गई बात। नेक्स्ट बात देखते हैं कि ये जो तरंग शक्ति है ये 2 फेजेस में होगा, 2 स्टेज में होगा, 2 फेजेस में होगा, फेजेस में होगा, 2 फेजेस में होगा। जिसका पहला फेज, जो फर्स्ट फेज होगा, फर्स्ट फेज कब होगा, फर्स्ट फेज जो हो रहा है वो अगस्त, जो हमारा फर्स्ट फेज है वो कब हो रहा है, अगस्त 6 से लेके 14 तक हो रहा है, 6 से 14 अगस्त तक हो रहा है, ये बात हो गई। दूसरी बात, एक कहां पे हो रहा है, तो दोस्तों ये सुलूर तमिलनाडु, कहां पे हो रहा है, सुलूर तमिलनाडु में हो रहा है, एक बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये हो गया। अब तो दूसरा पेज कब हो रहा था, दूसरा पेज कब हो रहा है, सितंबर में हो रहा है। कब से कब सितंबर में हो रहा है, तो ये 1 से लेके 14 सितंबर तक, 1 से लेके 14 सितंबर पे हो रहा है। दूसरा पेज कहां पे हो रहा है ये भी जानना जरूरी है, तो ये जोधपुर राजस्थान में हो रहा है। कहां पे हो रहा है, जोधपुर राजस्थान में हो रहा है, जोधपुर राजस्थान में हो रहा है, एक बात ये हो गई। तो अब हम देख लेते हैं कि 18 जो पार्टिसिपेंट कंट्री हैं वो भी अलग अलग आ रही हैं। जो पहले फेज में कौन आ रहा, फर्स्ट फेज में कौन सी कंट्री आ रही हैं, तो फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो यहां पे आ रही जर्मनी, जर्मनी, फ्रांस, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूके और स्पेन, ये हमारे फर्स्ट फेज में आ रही हैं। सेकंड फेज में कौन सी आ रही हैं, तो जो रिमेनिंग कंट्रीज हैं वो सेकंड फेज में आ रही हैं। वो कौन सी हो गई, जैसे यहाँ पे बात किया करें हम, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, यूएसए हो गया, यूएई हो गया, यूएई हो गया, इसके अलावा सिंगापुर हो गया, सिंगापुर, सिंगापुर और ग्रीस, ये हमारे किस में हो गए, सेकंड फेज में हो गए। तो हमने तरंग शक्ति एक्सरसाइज देखा, ये इंडियन एयरफोर्स की है, मल्टीलेटरल है, 18 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, 2 फेजेस में हो रहा है। पहला फेज सुलूर तमिलनाडु में हो रहा है, दूसरा फेज कहां पे हो रहा है, जोधपुर, हमने देखा दूसरा जोधपुर राजस्थान में हो रहा है। 18 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आज की नेक्स्ट जो न्यूज पे है, वो नेक्स्ट न्यूज को देख लेते हैं। ये न्यूज है रिलेटेड टू मसाई कम्युनिटी, मसाई कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज है। सबसे पहले हमको यहाँ पे जानना होगा किससे रिलेटेड है, मसाई ट्राइब से रिलेटेड है। अब ये मसाई ट्राइब्स कहाँ पे पाई जाती हैं दोस्तों, तो कहाँ पे पाई जाती हैं, एक केन्या और तंजानिया, केन्या और तंजानिया में पाई जाती है, तंजानिया में पाई जाती है। अब इनका न्यूज में क्यों है, क्योंकि इनको क्या किया जा रहा है, इनको पुनर्वास किया जा रहा है, इनका पुनर्वास किया जा रहा है। तो पहली चीज इनका हमको ये जानना होगा कि इनका नेटिव प्लेस क्या है। तो इनका जो नेटिव प्लेस है ये नगोरो, नगोरो, यहां पे अगर हम बात करें कि इनके, एक बात हम यहां पे कर लेते हैं किसकी, मशई की, मशई ट्राइब्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनका जो नेटिव प्लेस है वो कौन सा, इनका प्लेस जहां पे है वो है नगोरो, 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 नगोरो रोंगो, रोंगो, ये नेटिव प्लेस था। यहां से इनको क्या किया जा रहा है, पुनर्वास किया जा रहा है। अब पुनर्वास कहां पे किया जा रहा है ये भी पता होना चाहिए, ये हंडेनी में किया जा रहा है, हंडेनी में किया जा रहा है, हंडेनी में किया जा रहा है, जो कि नगोरो रोंगो से 600 किलोमीटर दूर है, 600 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली जो इनका नेटिव प्लेस है वो एक क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये नगोरो रोंगो क्या है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सुरक्षा के लिए हम यहाँ के लोगों को संरक्षित करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसको इनको क्या करने के लिए, इनको एक तरह से सुरक्षित करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनको हम ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे। बट इनका यहीं पे इन्होंने जो यहाँ पे बात हो जाती है ह्यूमन रिसर्च वॉच, ह्यूमन राइट वॉच जो होता है, ह्यूमन राइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन है, कौन बात यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो ह्यूमन राइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया है,
इसने इसके लिए अपनी कंसर्न दिया है कि ये गवर्नमेंट इनके इनके लोकेशन से, इनकी कम्युनिटी, इनकी जो अपने कल्चर है, इनकी इथनिसिटी है, वो क्या हो रहे हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये न्यूज़ यहाँ पे हो गई, आपको जानना हो गया कि मेन चीज़ मसई ट्राइब्स कहाँ पे है, तो केन्या तंजानिया में है। और मसई क्या है, ये नोमैडिक इथनिक है, नोमैडिक इथनिक कम्युनिटी है, नोमैडिक इथनिक कम्युनिटी है, मीन्स इथनिक कम्युनिटी है, इसका मतलब कम्युनिटी है, इसका मतलब क्या है, ये अभी भी इनका जो बेस है वो पास्टोरल है, ये घूमते हैं और इनकी भी अभी कोई इस्टेब्लिश इकोनॉमी नहीं है। इसके बारे में ये जानना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट हम न्यूज़ पे आ जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं, जो ह्यूमन राइट वॉच है, ये क्या है, हमने बात की अभी ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच ये क्या है, ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड, ह्यूमन राइट वॉच जो है ह्यूमन राइट से रिलेटेड जितने भी वर्ल्ड लेवल पे केस होते हैं उनके बारे में अध्ययन करता है। अगर कहीं पे उनको लेके समस्या है तो उसको वर्ल्ड के सामने, संसार के सामने लाता है। इसकी स्थापना हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1978 में होती है, इसकी स्थापना 1978 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर हमको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाता है। ये हो गई इस कंप्लीट डिस्कशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आज के नेक्स्ट न्यूज पे हम आ जाते हैं। इन नेक्स्ट न्यूज हो जाता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये क्या है, आईसीआई। आईसीआई इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, इंडेक्स ऑफ 8 जो कोर इंडस्ट्रीज है, कोर इंडस्ट्रीज है, उसका क्या आया है, उसका इंडेक्स आया है, जिसमें बताया गया है कि जो ये इसका अब तक के लोएस्ट में है, लोएस्ट में है। इस ये तो कंशन की बात हो गई। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि इंडेक्स कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है, और इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, आईआईपी क्या होता है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए एक डिटेल में देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो न्यूज है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, ये क्या है, इंडेक्स ऑफ को 8 कोर इंडस्ट्रीज, कोर इंडस्ट्रीज, ये इसके बारे में अभी ये इंडेक्स आया है, इसलिए इसके बारे में बात हो रही है। तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री को कौन जारी करता है, इसको हमको सबसे पहले जानना होगा। तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री को कौन जारी करता है, तो ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा जारी होती है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक एडवाइजर जारी करते हैं, एडवाइजर जारी करते हैं। और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, एंड इसी में डीपीआईआईटी आता है, डीपीआईआईटी आता है। डीपीआईटी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट एजेंसी हो जाती है, इसलिए इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है। इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसको क्या करता है, ये जो किसका पार्ट है, दोनों अगर किसके बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पार्ट है, इसको जारी करता है। और ये जो रिलीज की जाती है दोस्तों, ये रिलीज की जाती है हर मंथ आती है, ये मंथली आती है, ये इंडेक्स मंथली आती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे, 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे, ये क्या होता है। तो जो पहली चीज हम जान लेते हैं, कोर इंडस्ट्री क्या होती है, कोर इंडस्ट्री क्या होती है। 8 कोर इंडस्ट्री में कौन, सॉरी, कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्री, इसमें कौन कौन सी शामिल है इसके बारे में देख लेते हैं। तो 8 कोर इंडस्ट्री में इनके वेटेज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी का, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी का सबसे ज्यादा वेटेज हमको देखने को मिलता है। और इसका वेटेज कितना है, इसको भी जानना जरूरी है। तो इसका 28.4%, जो टोटल इंडेक्स में 28.4% पेट्रोलियम है। दूसरे नंबर पे क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तीसरे नंबर पे दोस्तों क्या आता है, तो स्टील आता है, स्टील। चौथे नंबर पे क्या आता है, तो कोल आ जाता है। पांचवें नंबर पे क्या आ जाता है, तो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है। छठे नंबर पे नेचुरल गैस। सातवें नंबर पे क्या आ जाता है, सातवें नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, सीमेंट इंडस्ट्रीज। और आठवीं इंडस्ट्री हो गई फर्टिलाइजर। ये जो ऊपर से इनकी वेटेज के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है। और 8 कोर इंडस्ट्रीज इन्हीं को कहते हैं। अब इनका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है 8 कोर इंडस्ट्रीज का, क्योंकि जो हमारा आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसमें अप्रॉक्स 40.2%, 40.27% का योगदान इन्हीं का वेटेज है। योगदान केवल कितना है, 8 कोर इंडस्ट्रीज ही कवर करती हैं 40% का। और ये आईआईपी जो है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, ये हमारी इकोनॉमी की, इंडस्ट्री की हालात को बताता है, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो आईआईपी इंडेक्स है, इंडस्ट्री का क्या हमारा पोजीशन है, ये आईआईपी को रिफ्लेक्ट करता है। और इस आईआईपी में 40% किसका योगदान हो जाता है, आईसीआई का योगदान हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर और डिटेल में देख लेते हैं कि आईसीआई को तो हमने देख लिया और कोर इंडस्ट्री को देख लिया। अब इसका यूज देख लेते हैं, ये कैसे, ये एक कैसे हेल्प करता है। तो आईसीआई जो है, आईसीआई ये हमारे, हमने बताया कि 40%, 40.2% है किसका, आईआईपी का। आईआईपी क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसमें टोटल जो इंडस्ट्री हो जाती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ गई, इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिसिटी जो मेजर क्या है, फैक्ट्रीज है, मेजर क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसके थ्रू दिखाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज के देखते हैं। ये न्यूज जो है आज का एडिटोरियल है और ये डिस्कस करता है कि एआई कैसे, एआई का रिलेशन, एआई के रेगुलेशन के बारे में बात करता है। और एआई अभी तक हमने तो देखा, जैसे एआई जो है आर्टिफिशियल क्या है, इंटेलिजेंस, इसका यूज हमने एजुकेशन में देखा, एजुकेशन में इसका यूज देखा। इसका यूज हमने क्या देखा, साइंस में देखा, रिसर्च में देखा। इसका यूज हमने किस में देखा, इंडस्ट्री में देखा, इंडस्ट्री में देखा। बट इस आर्टिकल में राइटर का कहना है इनके अलावा इसका जो एआई का यूज है हम हिस्ट्री में भी कर सकते हैं, हिस्ट्री में भी कर सकते हैं। अब बात आती है हिस्ट्री में एआई का यूज कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि हिस्ट्री में कई इतनी हमारी जो, अगर बात करें कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो क्या होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। एविडेंस क्या है, वो गायब होते जा रहे हैं। अगर इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को हम एआई में फीड कर देते हैं, मतलब एआई में हम क्या देते हैं, एआई में दे देते हैं, तो आने वाली जो जनरेशन होगी उसको हमारे जो एंशियंट पास्ट होगा, हमारा जो आर्कियोलॉजिकल साइट होगी, जो भी हमारे मतलब जो हिस्ट्री होगी, वो एक तरह से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री क्या हो रही है, अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे यही बात की गई कि एआई हिस्ट्री क्या हो रही है, हिस्ट्री हमारी कंजर्व हो रही, कंजर्व हो रही, मतलब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो ऐसे ही पहुंच सकती, क्योंकि हमारे जो एविडेंसेस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उनको हम सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, सेव नहीं कर पा रहे हैं। तो एआई हेल्प कर सकता है हमारा कल्चरल डेवलपमेंट में, कल्चरल डेवलपमेंट में, और यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट पे हेल्प कर सकता है। और यहाँ पे एक राइटर का अलग से आर्गुमेंट कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि एआई में ये भी जरूरी है कि एआई में हम कितना फीड दे रहे हैं, एआई में हम जितना भी इंफॉर्मेशन फीड करेंगे वही तो होगा। अब ये इंफॉर्मेशन फीड पे भी हमको क्या करना होगा, इथिकल ध्यान रखना होगा, इथिकल ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये यहाँ पे एआई को इथिक्स से भी कनेक्ट किया गया है। तो मेजर यही डिस्कशन हुआ है यहाँ पे, एआई कैसे हमारे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, कैसे हमारे कल्चरल हेरिटेज को क्या कर सकती है, कंजर्व कर सकती है। यहीं पे एक एग्जांपल ये भी दिया गया है दोस्तों कि जैसे अगर आने वाली जनरेशन जब हमारे हिस्ट्री को पढ़ेंगे, वहाँ पे जैसे हम वॉर, जैसे कई वार लड़े गए हैं, कई युद्ध हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके आउटकम भी पता होगा कि इसका आउटकम है, तो वो रैशनलाइज्ड डिसीजन ले सकते हैं कि वार से हमें कुछ मिला नहीं है, बल्कि हमने उसके लिए क्या है, कंप्रोमाइज ही किया है। और हम जैसे वहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पे अशोका का एग्जाम्पल दिया गया कि अशोका ने इतने वार लड़ा, फिर अशोका के धम्म ने किया, उसको क्या रियलाइजेशन हुआ। तो यहाँ पे ये भी चीज कहा गया है, एक जो एक कोट का यूज किया गया है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। और हु डोंट नो हिस्ट्री दे, वो जो हिस्ट्री को नहीं जानते हैं वो अगेन वही मिस्टेक करते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री हमारे उस कल्चरल एविडेंस उसके एआई में फीड करते हैं, तो आने वाली जनरेशन को वो नॉलेज होगा और वो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेंगे। इस तरीके से आज का जो टोटल न्यूज होती है कंप्लीट हो जाती है। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक स्टैटिक जो आज का देखना है उसको हम देख लेते हैं। तो आज की स्टैटिक में क्या है, नाटो है। यहाँ पे बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी, आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाटो का गठन कब होता है ये देखना होगा, 4 अप्रैल कितना 1949 को इसका गठन होता है। अभी हाल ही में इसका कितना 75 ईयर कंप्लीट हुए हैं, इसीलिए न्यूज में था। अभी करंट में टोटल कितने हैं, 32 सदस्य हैं। और जो 32वां सदस्य है वो कौन सा है, 32वां जो सदस्य है वो कौन सा है, वो स्वीडन है, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये मुख्य बातें हुई, ये नाटो की कंट्री हो गई, ये चीज देख लेना है। और नाटो का जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करता है,
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करता है, ये पता होना चाहिए। जैसे नाटो के जितने भी मेंबर है, अगर उस पे एक कोई अटैक करता है तो नाटो खुद पे, मतलब 32 में कोई भी 32 के ऊपर अटैक करता है तो नाटो अपने ऊपर अटैक मानेगा और सारे मिलके उसकी संरक्षा करेंगे। तो ये हुआ नाटो के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। और आशा करते हैं कि जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंच रहा है। अगर इसमें कुछ और भी आपके तरफ से सुझाव हैं तो वो मोस्ट वेलकम है। हमारे आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा से इंतजार रहता है। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।